एम्परर्स बिना किसी डाउट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वन पीस में, जिनके पास इतना पैसा है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और इनका राज चलता है वानो, फिशमैन आइलैंड और न्यू वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज और आइलैंड पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन यांकोस की अमेजिंग स्ट्रेंथ, जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता। लेकिन ये एम्पर्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। इनके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर अलग है, इनके गोल्स को अचीव करने के तरीके अलग हैं, क्योंकि सारे एम्पर्स को बनना है वन पीस ढूंढ के पायरेट किंग। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, इनके साथ ये भी बताऊंगा कि ये वन पीस ढूंढने के कितने करीब है। अब अगर हम क्रॉस गिल्ड की बात करें तो वो सिर्फ एक न्यू एम्परर नहीं, स्ट्रॉ हैट्स की तरह वो एक नया ग्रुप है, क्योंकि वॉरलॉर्ड सिस्टम खत्म होने के बाद इन वॉरलॉर्ड्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट से बचने के लिए इनको एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी पड़ी, जिसका मास्टरमाइंड है क्रोकोडाइल। लेकिन क्रोकोडाइल के मास्टरमाइंड होने के बाद भी कैप्टन वो नहीं बन पाया, और ना ही बन पाया ड्रैकुल मिहोक, जो इजीली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है क्रॉस गिल्ड में। तो बना कौन? वो बना बगी डी क्लाउन। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि बगी डी क्लाउन सिर्फ अपने लक की वजह से बना कैप्टन, जो कि 100% सच है। लेकिन बगी के नाम का कैप्टन बनने के बाद क्रोकोडाइल और मिहोक का मूड तो खराब हुआ, लेकिन बाद में बगी को वो नाम का कैप्टन बने रहने देते हैं, क्योंकि जो भी सारी प्रॉब्लम्स आएगी उसके सर पे आएगी, जो मेरे हिसाब से जीनियस है। अब प्रॉब्लम्स काफी बड़ी है, क्योंकि उन्होंने दुश्मन बना लिया है मरीन्स को, बिकॉज अभी तक सिर्फ पायरेट्स के सर पे बाउंटीज रहती थी, लेकिन क्रॉस गिल्ड के बाद अब मरीन्स के सर पर भी बाउंटीज लगना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से मरीन्स की हिम्मत धीरे धीरे कम होते जा रही है, खास करके वाइस कैप्टन टी बोन के मर्डर के बाद, जब एक बंदे ने टी बोन को मार दिया और उस बंदे को रख लिया क्रॉस गिल्ड ने अपने अंडर उसे बचाने के लिए। और इनका बाउंटीज का सिस्टम भी फर्स्ट क्लास है। जैसे बाउंटीज आती है स्टार्स और क्राउन में, एक स्टार होता है 100 मिलियन बैरिस का, और अभी एक मरीन कैप्टन की बाउंटी है एवरेज में 1 स्टार, लेकिन बहुत सारे कैप्टन की ज्यादा बाउंटीज भी हो सकती है, जैसे कोबी की है 5 स्टार बाउंटी। लेकिन तुम लोगों को तो जानना होगा कि मरीन्स में सबसे ज्यादा बाउंटीज किसकी है, तो वो ऑब्वियसली है मरीन्स और एलीट फाइटर्स जैसे गार्ड की, जिनकी बाउंटीज पर स्टार्स नहीं क्राउन्स है, और एक क्राउन है 1 बिलियन बैरिस के बराबर। और हर एक एडमिरल की बाउंटी है 3 क्राउन्स, मतलब 3 बिलियन बैरिस, और फ्लीट एडमिरल की बाउंटी है 5 क्राउन्स, मतलब फ्लीट एडमिरल की बाउंटी सिर्फ रॉजर और व्हाइट बियर्ड से ही कम है। लेकिन ये एम्पर क्रू परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरा एम्पर इस क्रू पे अटैक करता है तो मिहोक खुद एम्पर से बैटल करेगा और क्रोकोडाइल फाइट करेगा फर्स्ट कमांडर से। तो इन दोनों के बाद और कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है इस क्रू में, मतलब क्रॉस गिल्ड में। अब बगी डी क्लाउन, एल्विदा और डैशबोन्स डिसेंट फाइटर्स हैं, लेकिन वो यांकोस के कमांडर्स के आगे टिक नहीं सकते। अब दूसरे एम्पर्स भी इनसे फाइट करने पक्का आएंगे, क्योंकि इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि ये भी जा रहे हैं वन पीस के पीछे, क्योंकि बगी ने सबके आगे अनाउंस कर दिया था कि वो भी जा रहा है वन पीस को ढूंढने। अब क्रोकोडाइल और मिहोक यहाँ पे डरपोक की तरह मना कर सकते थे और क्रॉस गिल्ड में सबकी रिस्पेक्ट खो सकते थे, या फिर वो वन पीस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इस रेस में सबसे पीछे हैं, क्योंकि ना तो इनके पास है कोई रोड पोनेग्लिफ और ना ही कोई एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ने वाला। तो क्रॉस गिल्ड सिर्फ 15% ही करीब है वन पीस को ढूंढने के लिए। अब 15% भी क्यों? क्योंकि भले ये वीकेस्ट यांको क्रू हो, लेकिन फिर भी है तो एक यांको क्रू ना। और मिहोक की पावर, क्रोकोडाइल का नेटवर्क एंड मनी और बगी की फेम क्रॉस गिल्ड को रखता है 15% पर। अभी भी 6 एम्परर्स के क्रू रहते हैं, और अब चलते हैं मॉन्स्टरस बीस्ट पायरेट्स पर। बीस्ट पायरेट्स का कैप्टन है काइडो, और काइडो की पीक पावर पर उसके नीचे 20,000 पायरेट्स काम कर रहे थे। अब नॉर्मली एक यांको की आर्मी में सारे नॉर्मल फाइटर्स होते हैं, अगर हम कमांडर्स और कैप्टन्स को छोड़ दे तो। लेकिन बीस्ट पायरेट्स की एक सीक्रेट पावर है, जिसकी वजह से इनकी आर्मी ये सबसे पावरफुल आर्मी बन जाती है यांको क्रूज में, और वो सीक्रेट है स्माइल डेविल फ्रूट्स, जिसकी वजह से 500 ज़ोएन डेविल फ्रूट यूजर्स हैं बीस्ट पायरेट्स की आर्मी में। लेकिन ये भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट नहीं है इस यांको क्रू में, क्योंकि इसके ऊपर आते हैं टोबी रोबो, जिसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं, एक से बढ़कर एक पावरफुल फाइटर, जिनको काइडो ने खुद चूज किया है। लेकिन इनसे भी ऊपर एक ग्रुप आता है जो बहुत पावरफुल है, ऑल स्टार्स, जिसमें है जैक द ड्राउट, क्वीन द प्लेग और किंग द वाइल्ड फायर। और तीनों की ही बाउंटी 1 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन काइडो के पास सिर्फ फाइटर्स अच्छे नहीं, जहां बीस्ट पायरेट्स रहते हैं वो जगह भी स्पेशल है। कुछ टाइम पहले काइडो ने कब्जा कर लिया था वानो पे, जहां पर समुराइज रहते हैं, और पूरी वानो कंट्री को एक वेपन फैक्ट्री में बना दिया था, और वानो के मेन लैंड से भी कुछ दूर ओनिगशिमा आइलैंड भी बना दिया था, जो काइडो का मेन हेडक्वार्टर था। अब बीस्ट पायरेट्स अपनी क्रूरता और टॉर्चर के लिए जाने जाते हैं, और इसी वजह से ऑल स्टार्स को कैलामिटीज भी बोला जाता है। वो जहां भी जाते हैं वहां बर्बादी लाते हैं। लेकिन अगर तुम वानो में रहते हो तो तुम्हारा हाल और भी बुरा है, क्योंकि अगर तुम फ्लावर कैपिटल में नहीं हो तो तुम्हें दिन के 16-16 घंटे काम करना होगा कुछ पैसों के लिए, और अगर तुम वानो से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें पकड़ के गुलाम बना लिया जाएगा और तुम्हें मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और अगर तुम जेल में नहीं हो तो तुम फिर भी मर सकते हो, क्योंकि काइडो तुम्हें नशे में उड़ा सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर लूफी ने काइडो को डिफीट नहीं करा होता तो वो लिवर फेल होने की वजह से मर जाता, क्योंकि वो पीता ही इतना है, लड़ाई करते वक्त भी पीता रहेगा। लेकिन वो अपनी पीक पर वन पीस के कितने करीब थे, तो उनके पास ऑलरेडी एक रोड पोनेग्लिफ था और एक अमेजिंग आर्मी थी, जिसमें हर टाइप के फाइटर्स थे। लेकिन सिर्फ एक ही रोड पोनेग्लिफ के होने की वजह से और एंशिएंट लैंग्वेज रीड करने वाले की ना होने की
वजह से, तो वो आते हैं 40% वन पीस के पास। लेकिन काइडो वन पीस को फाइंड करने के लिए अकेले नहीं गया था, उसने अलायंस किया था एक और एम्परर के साथ, बिग मॉम पायरेट्स। अब बिग मॉम पायरेट्स की कैप्टन है द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इन वन पीस, शार्लेट लिलिन AKA बिग मॉम। अब हमें अच्छे से नहीं पता कि बिग मॉम के नीचे कितने लोग काम करते हैं, लेकिन एस्टिमेट है कि इजीली 10,000 सोल्जर से ज्यादा हैं, और उनके ऊपर है 70+ ऑफिसर जो मेन फोर्स है बिग मॉम के। और अब मैं मेन बात करता हूँ कि सारे ऑफिसर्स बिग मॉम के बच्चे हैं, और गोद लिए हुए नहीं इस मुच्छड़ की तरह, बिग मॉम के खुद के बच्चे हैं। और बिग मॉम की एज है 68, तो तुम लोग मैथ लगा लो कि कैसे 70+ बच्चे हैं बिग मॉम के। और इन ऑफिसर्स के टाइटल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे पेरेस्पेरो का टाइटल है मिनिस्टर ऑफ कैंडी और ओवेन मिनिस्टर ऑफ बेकिंग। तो सारे टाइटल स्वीट्स के ऊपर रखे हैं। लेकिन बिग मॉम की स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है स्वीट कमांडर्स, जिसमें टोटल में 3 कमांडर्स हैं, शार्लेट काटाकुरी, शार्लेट स्मूदी और शार्लेट क्रैकर। एक कमांडर और भी था, शार्लेट स्नैक, लेकिन वो फर्स्ट जनरेशन के ऊरो से हार गया, तो उसे डेमोशन मिल गया। लेकिन ये मत सोचना कि बिग मॉम पायरेट्स वीक हैं, क्योंकि अगर कोई उन पर अटैक करता है तो चुपके से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां बिग मॉम रहती है वो आइलैंड ही जिंदा है बिग मॉम की पावर्स की वजह से। और अगर तुम बिग मॉम पे फिर भी अटैक स्टार्ट करते हो, तो पहले तो तुम्हें फाइट करना होगा एक पूरी आर्मी से, फिर एक स्वीट जनरल से, और अगर तुमने गलती से स्वीट जनरल को डिफीट कर भी दिया, तो फिर खुद बिग मॉम अपनी पूरी आर्मी के साथ तुम्हें हराने आएगी। और बिग मॉम पायरेट्स इतने पावरफुल कैसे हुए? तो वो अलायंस की वजह से, क्योंकि बिग मॉम पायरेट्स अपने बच्चों को पावरफुल लोगों से शादी करवा के उनको अपने अंडर लाके खुद पावरफुल बन जाती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पुडिंग और सांजी की शादी, ताकि बिग मॉम को जर्मा की टेक्नोलॉजी मिल जाए। और बिग मॉम का काफी एक स्वीट ड्रीम भी है कि वो दुनिया की सारी प्रजातियों को एक साथ लाना चाहती है, और इसी वजह से वो अपने आइलैंड पे सबको वेलकम करती है, जो कि इतनी बुरी जगह भी नहीं है रहने के लिए। बस तुम्हें हर 6 महीने अपनी 1 महीने की जिंदगी बिग मॉम को देनी होगी, जिसे तुम कह सकते हो कि टैक्स है तुम्हारी जिंदगी का। हालांकि ये प्रोसेस टैक्स देने से काफी इजी है। हालांकि ये ड्रीम बिग मॉम का कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हर जायंट बिग मॉम से नफरत करता है, क्योंकि बिग मॉम ने उन्हें धोखा दे रखा है 2 बार। लेकिन अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरकार बिग मॉम कितने क्लोज थी वन पीस के? तो बिग मॉम के पास एक अमेजिंग आर्मी थी और एक रोड पोनीग्लिफ भी था। लेकिन एक चीज जो बिग मॉम को काइडो से आगे रखती है, और वो है पुडिंग, क्योंकि अगर पुडिंग की डेवलफुल पावर अवेकन हो जाती है, तो पुडिंग फिर एंशिएंट लैंग्वेज को रीड कर सकती है। तो बिग मॉम थी 50% वन पीस के क्लोज। अभी तक हम सिर्फ बुरे पायरेट्स की बात कर रहे थे, तो आते हैं पहले अच्छे एम्परर पर, रेड हेयर शैंक्स। अब रेड हेयर पायरेट्स बाकी अंकों की तरह इनका क्रू इतना बड़ा नहीं है, और ये शायद जानबूझकर है, क्योंकि रेड हेयर पायरेट्स इतने सीरियस नहीं रहते, हर टाइम वो पार्टी करते रहते हैं। और वन पीस के भी पीछे उन्होंने जाना अभी स्टार्ट किया है, जब लूफी ने डिफीट कर दिया है काइडो को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रू वीक है, क्योंकि शैंक्स जिसकी हाकी वन पीस में सबसे पावरफुल है, क्योंकि शैंक्स की कॉन्करस हाकी को इक्वल बताया गया है जॉय बॉय की हाकी से। और बैन बैकमैन वाइस कैप्टन रेड हेयर पायरेट्स का वो इतना पावरफुल है कि उससे एडमिरल्स भी डरते हैं, और बाकी के मेन मेंबर्स भी इतने पावरफुल है कि मरीन्स उन्हें यांकोस के बेस्ट कमांडर्स कहती है, खास करके यासोप और लकी रूज को। और रेड हेयर पायरेट्स का मेन क्रू इतना पावरफुल है कि उनके जो एलाइज है वो एक्चुअली बहुत वीक है, और वो शैंक्स की प्रोटेक्शन में आते हैं, और बदले में शैंक्स इन एलाइज से कुछ लेता भी नहीं है। अब ज्यादातर टाइम तो रेड हेयर पायरेट्स चिल रहते हैं और लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस मैटर हो जाता है, तो तब हमें इनकी असली पावर दिखती है, जैसे 3 बिलियन बाउंटी वाले किड को अकेले ही एक अटैक से डिफीट करना, और काइडो को मरीन फोर्ड वॉर में जाने से रोकना, या खुद मरीन फोर्ड वॉर को रुकवा देना। यहाँ दिखता है कि शैंक्स रियलिटी में कितना पावरफुल है। और अगर टेरिटरीज की बात करें, तो रेड हेयर पायरेट्स के अंडर काफी आइलैंड है न्यू वर्ल्ड में, जिसमें सबसे मेन टेरिटरी है एल्फबा। अब अगर देखें कि रेड हेयर पायरेट्स कितने क्लोज है वन पीस के, तो उनके पास अमेजिंग आर्मी है और 3 रोड पोनीग्लिफ्स हैं, लेकिन कोई नहीं है जो एंशिएंट लैंग्वेज को रीड कर सके। तो अभी के लिए रेड हेयर पायरेट्स हैं 65% क्लोज वन पीस के। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, इनका कैप्टन है एडवर्ड न्यूगेट AKA व्हाइट बियर्ड। अब ये क्रू इजिली स्ट्रॉन्गेस्ट यांगो क्रू है, और साथ ही में ओल्डेस्ट भी, क्योंकि इनके बैटल्स चलते थे किंग ऑफ द पायरेट्स रॉजर पायरेट्स से। और रॉजर पायरेट्स की पीक पर उनके क्रू में 2000 मेंबर्स थे, जिसमें 15 डिवीजन कमांडर्स थे, और साथ में ऑलमोस्ट सारे न्यू वर्ल्ड के इंडिपेंडेंट पायरेट क्रूज इनके एलाइज थे। टोटल में 43 क्रूज। और इनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है मरीन फोर्स से, जहां मरीन्स का प्लान था कि एस को कैप्चर करके व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को डिफीट करने का। इसलिए उन्होंने टोटल फोर्स रखी थी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को डिफीट करने के लिए 1 लाख एलीट मरीन सोल्जर्स, मल्टीपल वाइस एडमिरल्स, सारे वॉरलॉर्ड्स और तीनों एडमिरल्स। तो मरीन फोर्ड के वॉर के बीच में ब्लैक बियर्ड से धोखा मिलने के बाद, एश और व्हाइट बियर्ड के डेड होने के बाद, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स बहुत वीक हो जाते हैं। तभी ब्लैक बियर्ड, जिसकी नजर व्हाइट बियर्ड की टेरिटरीज पर होती है, तो ब्लैक बियर्ड से बचाने के लिए बचे कुछ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, जिनको मार्को लीड कर रहा होता है, तो वो लड़ते हैं ग्रज वॉर में, जिसमें ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को बहुत बड़ी जीत मिलती है, और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स सिर्फ व्हाइट बियर्ड के होम टाउन को ही सेव कर पाते हैं, जिसका ध्यान खुद
कुमार को रखता है। तो व्हाइट बियर्ड ने कभी वन पीस ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसका ड्रीम था एक फैमिली बनाने का, लेकिन अगर वो चाहता तो वो भी फाइंड कर सकता था वन पीस को, क्योंकि वो इतना पावरफुल था कि वो सारे रोड पोनीग्लिफ्स लेके और ओडिन की हेल्प लेके वन पीस फाइंड कर सकता था और रॉजर के बाद नेक्स्ट पायरेट किंग बन सकता था। तो यहाँ पे मैं 90% दूंगा व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को वन पीस ट्रेजर फाइंड करने के लिए। अब बचे हैं सिर्फ 2 एम्परर्स, लेकिन उन पे जाएं इससे पहले क्यों ना तुम सब्सक्राइब करो इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। ओके, तो नेक्स्ट क्रू को कहेंगे हम सच्चा पायरेट क्रू, और वो हो भी क्यों ना क्योंकि वो इंस्पायर है रियल लाइफ पायरेट से ब्लैक बियर्ड, जो रियलिटी में भी था। लेकिन ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को कोई स्टार्टिंग में देखता तो कोई भी नहीं कहता कि ये इतने पावरफुल होंगे कि वो सिर्फ 2 साल के अंदर जिस क्रू का कोई नाम भी नहीं जानता वो बन जाएगा एक योंको क्रू, जिसके पीछे का मास्टरमाइंड है ब्लैक बियर्ड। अब मार्शल डी टीच 20 साल तक इंतजार करता है अपने मौके का, और जैसे ही उसे मौका मिलता है अपने क्रूमेट को मारकर उसका डेविल फ्रूट चुरा लेता है और मरीन फॉर वॉर स्टार्ट करवा के वन पीस का पहला कैरेक्टर बनता है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट की पावर आती है और दोनों ही बेस्ट पावर्स। लेकिन इस क्रू में सिर्फ ब्लैक बियर्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं, ब्लैक बियर्ड के क्रू में जैसे व्हाइट बियर्ड के क्रू में कमांडर्स थे, तो इस क्रू में है 10 टाइटैनिक कैप्टन्स, जो कि सुनने में क्लियरली बेटर है डिवीजन कमांडर कहने से, जिसमें सबसे मेन है एक फॉर्मर एडमिरल कुजान, जिसने मरीन्स को छोड़ने के बाद ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया। अब अगर हम देखें तो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को कह सकते हैं कि वो सबसे क्लोजेस्ट है वन पीस के, क्योंकि इनके पास है पुडिंग, जिसका वो डेविल फ्रूट पावर अवेकन करवा के एंशिएंट लैंग्वेज रीड कर सकते हैं। और जितना ब्लैक बियर्ड को पता है डेविल फ्रूट्स के बारे में, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वो ये जल्दी से अवेकन करवा सकते हैं पुडिंग की डेविल फ्रूट पावर। और ब्लैक बियर्ड के पास ऑलरेडी 3 पोनीग्लिफ्स हैं और कैरबू के मिलने के बाद उन्हें अब एंशिएंट वेपन्स के बारे में भी पता चल गया है। तो यहाँ पे ब्लैक बियर्ड वन पीस के 90% क्लोज है। अब आते हैं सबके फेवरेट क्रू पे। इस क्रू का कैप्टन स्टार्टिंग में सिर्फ एक बोट से निकला था पायरेट किंग बनने के लिए, और 3 साल बाद अब वो एक एम्परर है, मंकी बिग डी लूफी। अब इस क्रू में सबसे ज्यादा फ्रीडम है, कोई कुछ भी कर सकता है क्योंकि लूफी ने दे रखी है पूरी छूट। लेकिन अगर बात सीरियस हो जाए तो लूफी अपना कैप्टन का रोल अच्छे से निभाता है और क्रू में हर कोई इसकी बात मानता है। और इस क्रू में लूफी के अलावा और 10 मेंबर्स हैं। अब सनी को तो भूल नहीं सकते ना ब्रो। और हर कोई अपने काम में बेस्ट है, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट कुक, बेस्ट नेविगेटर और बेस्ट स्वॉर्ड्स। ओके, बेस्ट स्वॉर्ड्स में नहीं है अभी के लिए। लेकिन स्ट्रॉ हैट्स की पावर यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके अंडर है एक पूरी ग्रैंड फ्लीट जिसका नाम है स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट, जिसमें टोटल 5600 मेंबर्स है, जिसमें 7 पावरफुल पायरेट क्रूज हैं लूफी के अंडर, जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का फ्लैग के नीचे काम करते हैं। और अगर कभी भी स्ट्रॉ हैट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्हें बस बुलाने की जरूरत है और ये हाजिर हो जाएंगे। अब अगर हम टेरिटरीज और एलाइज की बात करें तो यहाँ पे शायद स्ट्रॉ हैट्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि टेरिटरीज में स्ट्रॉ हैट्स के अंडर फिशमैन आइलैंड और वानो जैसी पावरफुल कंट्रीज आती हैं, और एलाइज में अलाबास्ता, ड्रेसरोसा और बाकी सारी जगह जो स्ट्रॉ हैट्स ने लिबरेट करी हैं। और एक और 50-50% एलाई है रेवोल्यूशनरी आर्मी, क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेड है लूफी, जिसका बाप है, मतलब जो लूफी का बाप है, मंकी डी ड्रैगन, और राइट हैंड मैन साबो रेवोल्यूशनरी का वो लूफी का भाई है। लेकिन अब है सबसे मेन पॉइंट कि स्ट्रॉ हैट्स कितने करीब है वन पीस के। अब ये योंको क्रू इजीली सबसे क्लोज है, क्योंकि इनके पास है 3 रोड पोनीग्लिफ्स, एक बंदा जो एंशिएंट लैंग्वेज को समझ सकता है, नीको, रॉबिन, और यहाँ तक कि एंशिएंट वेपन की लोकेशन भी पता है। तो स्ट्रॉ हैट क्रू वन पीस ट्रेजर के 95% क्लोज हैं। और यहाँ देखो कि फ्यूचर में कि स्ट्रॉ हैट्स कितने पावरफुल होंगे और उनकी कौन सी न्यू एबिलिटीज अनलॉक होगी।